नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। अध्याय 11 इसका भाग 4 हमने बता दिया है और आज हम बताएंगे भाग 5। भाग 4 में हम लोगों ने जाना है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि क्या होता है, यानी कि पुनर्योगज डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है। इसमें हमने कुछ प्रोसेस बताए थे, कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग करके जो है हम पुनर्योगज डीएनए को बनाते हैं। इसमें जो पहला प्रक्रिया था वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण। इसका मतलब है कि जो जीन की हमें आवश्यकता है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, उसका हम क्या करते हैं तो उसके डीएनए खंड या जीन को विलगन करेंगे। मतलब कि वह डीएनए खंड जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ से हम उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा उसे काट लेंगे, अलग कर लेंगे और उसके बाद से उसका हम वरण करेंगे। उसमें से जिस जीन खंड की या डीएनए खंड की हमें आवश्यकता होगी उसको हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है हमने बताया हुआ है भाग 4 में। उसके बाद से अगला आएगा वाहक डीएनए अणु का चयन। इसको भी हम बताएंगे कि वाहक डीएनए अणु क्या होता है। मतलब कि उस डीएनए अणु का चयन करते हैं जिससे हम वांछित विलगित डीएनए खंड को जोड़ते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज। उसमें जो है हम क्या कर लेते हैं, उसके डीएनए से जोड़ लेते हैं। दूसरी बात कि वांछित विजातीय डीएनए खंड, मतलब कि यहाँ से हमने जीव से जो डीएनए खंड को अलग किया उसको वाहक डीएनए अणु से जोड़ते हैं। इसका चयन करने के बाद से वाहक डीएनए अणु से जोड़ते हैं और जो हमें डीएनए प्राप्त होता है उसे कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए। उसके बाद से चौथा प्रोसेस होगा पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना। मतलब कि वह पोषक कोशिका जिसमें कि हमें पुनर्योगज डीएनए को ग्रो कराना है, वृद्धि कराना है संख्या में। तो यहाँ पे क्या है, तो क्या किया जाएगा, जो पोषक कोशिका होगा उसमें स्थानांतरित करना। जैसे कि हमने इंसुलिन बनाने वाले जीन को क्या किया था, पुनर्योगज डीएनए बनाया था प्लाज्मिड से जोड़ करके और उसके बाद से उसे किसी दूसरे बैक्टीरिया में हमने प्रवेश कराया था उसके ग्रो के लिए। उसी तरह से ये होता है। पोषक कोशिका क्या होती हैं, वही बैक्टीरिया जिसमें कि हम पुनर्योगज डीएनए को क्या करते हैं, भेजते हैं और जिसके द्वारा कि पुनर्योगज डीएनए का ग्रो होता है। वहाँ पे जो है अधिक मात्रा में पुनर्योगज डीएनए बनता है, उसी को निकाल लिया जाता है और जहाँ पे उसकी आवश्यकता होती है वहाँ पे हम उसे ट्रीट करते हैं। तो ये है पूरी तकनीकी, कौन सा, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। तो इसका हमने यहाँ पर एक भाग बताया है वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण। अब जो है हम यहाँ पर एक प्रोसेस बताए थे जो है क्या, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें करना है विलगन। विलगन तो हम कर चुके हैं डीएनए का, लेकिन उसे हमें वरण करना है। वरण करने के लिए हम जो है एक प्रोसेस करते हैं जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसी को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है या विद्युत कण संचलन कहा जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो सबसे पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे क्या चीज़, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये प्रोसेस को हम मिटाएंगे। इसे जो है हमने पहले बता रखा है भाग 4 में ये सारा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन, जिसमें हम जानेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको जो है कहा जाता है वैद्युत कण संचलन। इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इस प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो हमने क्या किया, तो
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए खंड को अलग कर लिया। ये हमारा अलग किया गया जीन या डीएनए खंड है, अलग किया गया जीन या डीएनए खंड है। इसको क्या किया जाता है कि काट लिया जाता है, किसके द्वारा? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा, मतलब कि अलग अलग खंडों में इसको जो है काट लिया जाता है। कोई खंड छोटा होता है, कोई बड़ा, ठीक है, तो अलग अलग खंडों में जो है इसको काट लिया जाता है। अब काटने के बाद एक प्रोसेस किया जाता है। सारा तो खंड हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का वह खंड होगा जिससे कि पुनर्युगज डीएनए बनेगा। सारा तो पुनर्युगज डीएनए बनाने में काम में नहीं लाया जाएगा। अब हम क्या करेंगे? उसका वर्णन करेंगे, मतलब कि वांछित जीन या डीएनए खंड का वर्णन करने के लिए हम जो प्रोसेस कराते हैं वह है इलेक्ट्रोफोरेसिस। वह है क्या चीज़? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक सेटअप होता है, एक बड़ा सा प्लेट होता है, एक बड़ा सा जो है प्लेट होता है जिसमें धातु की 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला जिसे एनोड कहा जाता है, और एक जो है नेगेटिव चार्ज वाला जिसे कैथोड कहते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला जिसे कि एनोड कहा जाता है और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला जिसे कि कैथोड कहते हैं। यह एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम अणुओं को डाल दें या बृहद अणुओं को डाल दें या कोई पॉजिटिव चार्ज वाले अणु को डाल दें तो वह निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर यानी कि कैथोड की ओर गति करेगा, और यदि हम कोई निगेटिव चार्ज वाला अणु को डाल दें तो वह जो है किधर की ओर संचलन करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज की ओर यानी कि एनोड की ओर। यह एक प्रकार का ऐसा सेटअप होता है। इसमें जो है हम एक प्रकार का जेल यूज करते हैं जिसका नाम है एग्रोज जेल। इसमें जो है एक जेल यूज किया जाता है जिसका नाम है क्या चीज़? तो एग्रोज जेल। एग्रोज जेल है क्या? तो एग्रोज जेल एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है जिसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो एगार नामक तत्व से। किससे? तो एगार से इसे प्राप्त किया जाता है, एगार से। और एगार तत्व कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री घास से, समुद्री घास से यानी कि सीवीड से। समुद्री घास से जो है एगार नामक तत्व को प्राप्त किया जाता है। किससे? तो समुद्री घास से। थोड़ा सा इसे हम आगे लिखेंगे, और समुद्री घास से, इसका मतलब है सीवेड्स, ठीक है ना। सीवेड से, समुद्री घास से जो है हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। किसे? तो एग्रोज जेल को। एग्रोज जेल जो है, एग्रोज जेल जो है एगार से प्राप्त किया जाता है और एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, और यह चार्ज विहीन होता है, अति शुद्ध होता है, चार्ज विहीन, अति शुद्ध चार्ज विहीन होता है, चार्ज विहीन, मतलब कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसको जो है इस सेटअप में भर लेते हैं, एग्रोज जेल को भर लेते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं कि इस डीएनए खंडों को इसमें हम डालते हैं, डीएनए खंडों को जो है इसमें डालते हैं, जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से विलगित किया था, अलग किया था, उस डीएनए खंड को इसमें क्या करते हैं? इस फील्ड में जो है हम डाल देते हैं, इस सेटअप में डाल देते हैं। अब ये डीएनए खंड है, डीएनए निगेटिव चार्ज वाला होता है। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? तो निगेटिव होता है।
क्यों निगेटिव होता है, तो आप चैप्टर 6 याद कीजिए, जिसमें हमने जो है डीएनए का संरचना बताया हुआ है और जिसमें हमने ये बताया है कि डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कुंडलित होते हैं और जिसमें कि 5' to 3' इंड होता है, 5' to 3' इंड होता है। और ये जो 3' इंड है यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH समूह, और OH समूह निगेटिव होता है। OH समूह का चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है। इसलिए जो है इस डीएनए पर भी जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। हम क्या करते हैं कि इस डीएनए खंडों को इस फील्ड में जो है भर लेते हैं, मतलब कि इस कैथोड और एनोड वाले सेटअप में भरते हैं, जिसमें कि एग्रोज जेल भी लगाया गया है। कौन सा जेल, एग्रोज जेल, ये याद कीजिएगा, एग्रोज जेल। एग्रोज जेल कैसे प्राप्त होता है, तो एगार से। एगार कहाँ से प्राप्त होता है, तो एक समुद्री घास से, सी वीड से। और ये जो है कई बार पूछा गया है कि एग्रोज जेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो एगार से प्राप्त किया जाता है। हमने क्या किया यहाँ पे, तो इस सेटअप में जो है भर लिया क्या, डीएनए खंड को, डीएनए खंड को। जब डीएनए खंड को हमने यहाँ पे भरा तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस कारण से इसमें डीएनए मूवमेंट करने लगता है, किधर की ओर, एनोड की ओर। किसके साथ, तो जेल के साथ, जेल के साथ एनोड की ओर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की ओर जो है गति करता है। इसलिए इसको जो है कहा जाता है वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन, ठीक है। इसी को प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पे आवेशित कण संचलित कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, किधर से, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी कि कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, यानी कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। जो हल्के कण होते हैं वो तेजी से उनका मूवमेंट होता है, किस पर, एग्रोज जेल पर। अब यह जो है जेल में प्रोसेस करवाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो डीएनए खंड इधर की ओर जा रहे हैं एग्रोज जेल पे, उसे हम अभी देख नहीं सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें जो है इसमें एक प्रकार का पदार्थ डालना होगा, जिसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। इसका नाम है क्या चीज, तो इथिडियम ब्रोमाइड। जब इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाला जाता है और यूवी रेज से इसको देखा जाता है, यूवी रेज में इसको देखा जाता है, तो इस पर जो है नारंगी रंग की पत्तियां दिखाई देती हैं, नारंगी रंग की जो है पट्टियां दिखाई देती हैं। जो नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं उसको जो है हम बाहर निकाल लेते हैं, नारंगी रंग की जो पट्टियां दिखाई देती हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, और वही जो है काम वाला जीन या डीएनए खंड होता है, जिसके द्वारा कि पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। तो इस तरह से जो हम जिस जीन का या डीएनए खंड का चयन किए हुए हैं, अलग किए हुए हैं चयन करके, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इल्यूशन। क्या चीज़, तो इल्यूशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूशन। तो यही है क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक प्रकार का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें कि हम एक सेटअप लगाते हैं जिसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड बोलते हैं। जब इसमें बृहद अणुओं को हम डालते हैं और इसमें एक प्रकार का जेल यूज करते हैं जिसका नाम है एग्रोज जेल। ये कई बार पूछ चुका है, इसको याद रखना है कि एग्रोज जेल कैसे प्राप्त किया जाता है, एगार से। एगार कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो एक प्रकार की समुद्री घास से। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि इसमें बृहद अणु जैसे डीएनए खंड को डाला, डीएनए नेगेटिव चार्ज में होता है और ये जो है मूवमेंट करता है पॉजिटिव चार्ज की ओर, क्योंकि
आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में, तो इसमें जो है क्या होता है, दो समान आवेश एक दूसरे का रिपल्सन करते हैं, मतलब कि प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो दो विपरीत आवेश हैं, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस प्रतिकर्षण के कारण इस कैथोड पर तो एकत्र होगा नहीं, इधर जाएगा, किधर, पॉजिटिव चार्ज की ओर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। और जिसके द्वारा क्या होता है कि ये जो डीएनए खंड है वो मूवमेंट करते हैं एनोड की ओर, किस पर, एग्रोज जेल के साथ। अब उसे देखने के लिए हम उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, और इथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा जो है यूवी रेज की सहायता से देखते हैं, तो उसमें जो है हमें नारंगी रंग की पट्टियाँ दिखाई देती है। और नारंगी रंग की पट्टियाँ को जो है हम क्या करते हैं कि अलग कर लेते हैं, और अलग करने की क्रिया को जो है इल्यूशन कहा जाता है। उस डीएनए खंड को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। और उसी अलग किए हुए डीएनए खंड को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, तो पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए। इतनी प्रोसेस जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम इसके नोट्स को बोलेंगे, आप लोग लिखिएगा, और यदि फास्ट बोलेंगे तो आप जो है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक करके लिखिएगा। और इतना भी नहीं है तो हम जो है इस नोट्स का पार्ट जो है हम स्क्रीन पर भी रख दे रहे हैं, और स्क्रीन पर भी यह जो भाग दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए लिखना शुरू कीजिए। हेडिंग बनाइएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसमें लिखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति या स्थानांतरण को इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी कि यही चार्ज क्या करते हैं, गति करते हैं, इसी को जो है बोला जाता है वैद्युत कण संचलन, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे लिखिए, जेल मैट्रिक्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लागू करने पर एक ही चार्ज वाले कणों जैसे डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इन खंडों को, एक ही चार्ज वाले खंड को, जैसे कि डीएनए पर एक ही चार्ज है, और इस खंड को अलग करने के लिए जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखिएगा, एगार एक पॉलीसेकेराइड का मिश्रण है जो समुद्री घास से तैयार किया जाता है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है। एग्रोस एगार से प्राप्त अति शुद्ध और चार्ज विहीन पॉलीसेकेराइड होता है। एग्रोस जेल को दीर्घाणुओं को अलग करने में उपयोग किया जाता है। यह छलनी के समान कार्य करता है और इसमें फिल्टर पेपर की अपेक्षा छोटे छिद्र होते हैं। डीएनए खंड जितने छोटे होते हैं उतने ही अधिक दूर पर एग्रोस जेल पर प्रस्थान करते हैं। मतलब जितना छोटा होगा उतनी ही दूरी पर ये जाएगा डीएनए खंड। आगे लिखिएगा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग हुए डीएनए खंडों को एग्रोस जेल पर रंगीन पट्टियों के रूप में तभी देखा जा सकता है जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा जाता है। मतलब कि जब इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे तभी इसे हम देख पाएंगे। और रंग कर, आगे लिखिए, और रंग कर पराबैंगनी विकिरण माध्यम में रखते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित एग्रोस जेल को जब पराबैंगनी प्रकाश में अनावृत करते हैं तो डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां जेल पर दिखाई देती हैं। एग्रोस जेल पर लगी इन डीएनए पट्टियों को जेल सहित काटकर अलग कर लेते हैं और डीएनए को इससे अलग कर लिया जाता है। इस क्रिया को इल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध डीएनए अणुओं को वेक्टर डीएनए के साथ क्लोनिंग किया जाता है, जिससे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। ये सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे बता दिया है। और अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है क्या, पीसीआर। पीसीआर क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हम मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए पीसीआर के बारे में हम
पढ़ेंगे अब पीसीआर है क्या। हमने जो है डीएनए को यहाँ से क्या कर लिया, वांछित डीएनए का हमने वर्ण कर लिया, चुनाव कर लिया। जिस डीएनए की हमें आवश्यकता है क्या करने के लिए, तो पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए। अब वह जो डीएनए है उसकी संख्या बहुत ही कम होती है, उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। अब उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक प्रोसेस करते हैं, और वह प्रोसेस क्या है, तो पीसीआर, जिसे बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक प्रोसेस किया जाता है जिसे कहा जाता है पीसीआर। इसको जो है, इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है ये हमें पढ़ना है, इसी को जो है शॉर्ट में बोला जाता है पीसीआर। तो यह एक मशीन है जिसमें एक डीएनए से ढेर सारे डीएनए बनाया जाता है। मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, तो डीएनए से ढेर सारे डीएनए बनाए जाते हैं। यह एक प्रकार की मशीन है। जो हमने डीएनए को निकाला है, जिसका हमने चुनाव किया है, उसको क्या करेंगे, उसको जो है एक प्रोसेस द्वारा हम यूज करते हैं, जिसमें कि उस डीएनए से ढेर सारे डीएनए बनाए जाते हैं। जिस प्रोसेस को बोला जाता है पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे कहा जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब एक बात समझिए, यह जो प्रोसेस होगा वो तो शरीर के भीतर होगा नहीं, ये शरीर के बाहर मशीन के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है इन विट्रो। यदि कोई प्रोसेस शरीर के अंदर होता है तो उसे बोला जाता है इन विवो। और यदि कोई प्रोसेस शरीर के बाहर होता है तो उसे बोला जाता है इन विट्रो। ये बात जो है याद रखिएगा। अब यहाँ पे डीएनए से डीएनए शरीर के बाहर बनाया जा रहा है, जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रोसेस को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और वह है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यदि यही प्रोसेस शरीर के भीतर होता है और डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसे बोला जाता है रेप्लिकेशन। उस क्रिया को जो है बोला जाता है रेप्लिकेशन। तो ये जो है शरीर के भीतर नहीं हो रहा है, यदि भीतर होता तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, और यदि शरीर के बाहर हो रहा है तो इसलिए इसे हम कहेंगे पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को हम बताएंगे कौन कौन से ये प्रोसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस यानी कि स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है, तो डीएनए का विकृतीकरण होता है, यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का जो है डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन यानी कि इसी को बोला जाता है विकृतीकरण। ये चीज़ हमने पहले बताया हुआ है, डीएनए का विकृतीकरण और पुनः आकृतीकरण क्या होता है। तो डीएनए को जब 98 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मिनट तक 98 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच जो हाइड्रोजन बंध होता है वह बंध टूट जाता है। तो हमने अभी अलग किया डीएनए यानी कि जीन खंड। इस पर क्या है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये भी हमने बता रखा है, फिर भी हम इसे बताएंगे।
ये जो है डीएनए है जिसे हमने अलग किया था इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के द्वारा। ये जो है 3' है, ये 5', ये 5' है और ये जो है 3' है। अब इसका करेंगे स्टेप फर्स्ट में विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन। इसे जो है जब 1 मिनट तक 98 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है कि इसमें के जो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध होते हैं वे टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं और दोनों न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है दोनों कुंडलन क्या हो जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। इसी क्रिया को जो है बोला जाता है विकृतीकरण। लेकिन जब इसे ठंडा किया जाता है, तापमान कम किया जाता है, तब क्या होता है कि ये फिर से जुड़ जाते हैं, ये फिर से जुड़ जाते हैं। अब ये जुड़े ना, इसलिए हम जो है अगला प्रोसेस करेंगे जो होगा स्टेप सेकंड दूसरा। और स्टेप सेकंड क्या है तो ये है एनीलिंग ऑफ प्राइमर। एनीलिंग ऑफ प्राइमर, यह प्रोसेस भी टेम्परेचर बेस्ड है, तापमान पे होता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है तो यह जो है 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, 54 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करते हैं कि 20 से 30 न्यूक्लियोटाइडों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे जोड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइडों को। इसमें जो कि विकृत हुआ है डीएनए, अब हम ताप इसमें कम करेंगे तो फिर से ये जुड़ेंगे। अब जुड़े ना, इसके लिए हम जो है इसमें 20 से 30 अलग से न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। ये जो है न्यूक्लियोटाइड है, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड है, 20 से 30, और इसको जो है हम इसमें ऐड करते हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं इसे। यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, ये जो है 3' इंड है, ये 5' है, ये 3' और ये जो है 5' है। इसमें हम क्या ऐड कर लेते हैं, तब हम ऐड करेंगे इस न्यूक्लियोटाइड को जो कि हमने बाहर से इसमें ऐड करना है। हमें क्या करने के लिए कि फिर से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े ना, फिर से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े ना। यहाँ पे ये क्या है तो न्यूक्लियोटाइड है जिसको कि हम बाहर से इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसी न्यूक्लियोटाइड को जो है बोला जाता है प्राइमर, इसे ही कहा जाता है प्राइमर। और ये जिस एंजाइम के द्वारा जुड़ता है उसे कहा जाता है प्राइमेज एंजाइम। किसके द्वारा तो प्राइमेज एंजाइम। इतनी बातें जो है आप समझ लीजिए। इसको जिस एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है उसे बोला जाता है प्राइमेज एंजाइम। और इस प्राइमर को जो है इसमें क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है तो फिर से ये दोनों विकृत डीएनए स्ट्रैंड न जुड़े, इसलिए जो है हम इसमें क्या ऐड करते हैं, प्राइमर ऐड करते हैं। और प्राइमर क्या होते हैं तो 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड जो कि बाहर से हमें इसमें ऐड कराना होता है ताकि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में न जुड़े। इतनी बातें जो है आप समझ लिए। अब जो है हम अगला प्रोसेस इसका देखेंगे, स्टेप थर्ड। तीसरा स्टेप क्या होगा तो ये होगा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर ये थर्ड स्टेज है।
यह भी जो है एक प्रकार का टेम्परेचर बेस्ड स्टेज है, तापमान पर ही होगा। वह तापमान है 72 डिग्री सेल्सियस। स्टेप वाइज स्टेप आप देखते रहिए कि कौन से स्टेप में क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में डीएनए, जो हमने डीएनए अलग किया था, चयन किया था जिसका, वो चयनित वांछित डीएनए को हम क्या करते हैं कि 1 मिनट तक 98 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तब इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, दोनों द्विकुंडलन खुल जाते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो हाइड्रोजन बंध है नाइट्रोजनी क्षारों के बीच, ये टूट जाता है, अलग हो जाता है। अब फिर से ये न जुड़े, क्योंकि हमें टेम्परेचर अब घटाना है अगले स्टेप के लिए, जैसे कि 54 डिग्री सेल्सियस पर स्टेप सेकेंड कराना है, जो है एनीलिंग ऑफ प्राइमर। एनीलिंग ऑफ प्राइमर, इसमें क्या करते हैं कि 54 डिग्री सेल्सियस पर 54 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड इस विकृत डीएनए खंड पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये विकृत डीएनए जो खंड है फिर से आपस में न मिले, यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड है फिर से आपस में न मिले। अब हम स्टेप थर्ड करेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, अब हम क्या करते हैं इसमें कि चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हम इसमें ऐड करेंगे। चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? तो हमने बताया हुआ है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें 3 मेन प्रकार के अणु होते हैं। एक को कहा जाता है नाइट्रोजन क्षार, और इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। दूसरा होता है क्या चीज़? तो पंचकार्बोनीय डीऑक्सीराइबोस शर्करा, क्या है, जिसे बोला जाता है पेंटोस शर्करा। और जो तीसरा होता है उसे बोला जाता है फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार को हम N द्वारा इंडिकेट करें, पेंटोस शर्करा को S द्वारा और फास्फेट समूह को P द्वारा यदि हम प्रदर्शित करें, तब हमें जो है इस तरह की एक संरचना बनेगी P+S, और इसके नीचे वाले डंडी में होगा N, यानी कि नाइट्रोजन क्षार, और इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार है तो न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के बनेंगे। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। हमें जो है यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनी क्षार इसमें जोड़ेंगे। कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनी क्षार को इसमें जोड़ेंगे, जिस कारण से ये जो डीएनए खंड है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये 5' एंड है और ये जो है 3' एंड है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन क्षारकों को यहाँ पे जोड़ना है। इसके लिए हमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों को लेना होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह से जो बना होता है वही न्यूक्लियोटाइड है। हमने पहले बताया हुआ है P+S, और उसके बाद से ये N, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। N के स्थान पे एडेनिन लेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, N के स्थान पे ग्वानिन लेंगे तो फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, N के स्थान पे साइटोसिन लिया जाएगा, फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, N के स्थान पे थायमिन लिया जाएगा, फिर इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब इसको क्या करते हैं कि हम इस चारों प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों को यहाँ पे जोड़ते हैं। अब ये जुड़ेगा कैसे? ये जो है यहाँ पे जुड़ेगा कैसे? तो यहाँ पे एक प्रकार का एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है कौन सा एंजाइम? तो टेक पॉलीमरेज एंजाइम। टेक पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा इस 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों को यहाँ पे जोड़ते हैं। अब ये टेक पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है? तो ऐसा एंजाइम है जो अधिक टेम्परेचर पर, यानी कि दुर्लभ परिस्थिति में भी क्या करें,
इन नाइट्रोजन क्षारों को इस डीएनए स्ट्रैंड से जोड़ करके नया डीएनए बनाए। क्योंकि यह टेम्परेचर बेस्ड है, 72 डिग्री सेल्सियस या 54 डिग्री सेल्सियस पर हमारा शरीर रिएक्ट नहीं करेगा इस प्रकार का डीएनए बनाने के लिए। इसलिए हमारे शरीर में डीएनए खंड को जोड़ने के लिए जो एंजाइम पाया जाता है उसे बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। किस एंजाइम का यूज करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंजाइम का जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सा? तो टैग डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे। इसे बनाया कैसे जाता है? तो थर्मोएसिडोफिल्स रेडी का एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। और थर्मस एक्वेटिकस के द्वारा, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाला जाता है। क्योंकि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अत्यधिक उच्च तापमान वाले जगहों पर ये जीवित रह सकते हैं, जैसे कि गर्म झरनों पर। तो कहने का मतलब है कि अत्यधिक उच्च तापमान पे, जहाँ पे जीवन संभव नहीं है, हम लोगों का जीवन जहाँ पे संभव नहीं है, वहाँ पर भी ये जीवित रह सकते हैं। यहाँ से जो है निकाला जाता है एक प्रकार का एंजाइम जिसे बोला जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। और इसी की सहायता से इस नाइट्रोजन क्षारों को हम क्या कर देते हैं? तो इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे इस नाइट्रोजन क्षारों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, इस तरह से। तो ये जो हम यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ला रहे हैं, जो कि इस थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से एक प्रकार का एंजाइम लिया गया टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या कर देता है? तो इसको जो है यहाँ पे इस नाइट्रोजन क्षारों से जोड़ लेता है। जैसे कि एडेनिन के सामने थायमिन होता है, उसके बाद से साइटोसिन गुआनिन के सामने, साइटोसिन के सामने गुआनिन, थायमिन के सामने एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। इस तरह से क्या हो जाता है कि ये जो डीएनए खंड है वो जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है क्या हो जाते हैं? तो जुड़ जाते हैं और एक कंप्लीट डीएनए बन जाता है। ये जुड़ गया और जो है एक कंप्लीट डीएनए बन गया। ये जो है 5' है, ये वाला जो है 3' हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये डीएनए यहाँ पे बन गया। हम जो है हम क्या प्रयोग किया यहाँ पे? थर्मस एक्वेटिकस नामक पॉलीमरेज नामक बैक्टीरिया से एक प्रकार का एंजाइम जिसका नाम है टैग डीएनए पॉलीमरेज, जिसके द्वारा कि ये सारे जो न्यूक्लियोटाइड खंड हैं आपस में क्या हो जाते हैं? तो जुड़ जाते हैं। और हमें एक डीएनए से, हमने एक डीएनए लिया था और यहाँ पे 2 डीएनए का निर्माण हो गया। इस तरह से एक साइकिल में, एक राउंड में जो है क्या है? 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरह से जो है ढेर सारे डीएनए का निर्माण होता है। अब यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए न्यूक्लियोटाइडों के लिए हमने यूज़ किया टैग डीएनए पॉलीमरेज। इसको लिया गया एक प्रकार के बैक्टीरिया से जो है क्या? थर्मोएसिडोफिल्स रेडी का बैक्टीरिया जिसे बोला जाता है थर्मस एक्वेटिकस। और ये जो है नीट के एग्जाम में पूछ चुका है, थर्मस एक्वेटिकस से कौन सा एंजाइम तैयार किया जाता है? तो है टैग डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे टी जो है लिया गया है इस थर्मस से, और जो एक्यू लिया गया है इस एक्वेटिकस से, तो हो गया है टैग डीएनए पॉलीमरेज। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो यही है पूरा क्या चीज़? तो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब हम वांछित डीएनए खंड को निकाल लेते हैं तो उसकी संख्या में वृद्धि कराना है
जिससे कि हम उसे क्या करें, उससे जो है रिकम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर सकें, यानी कि पुनर्योगज डीएनए प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए किसी वाहक में जोड़ करके, इसके लिए हमें जो है डीएनए की अधिक संख्या चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस यूज करते हैं जो है पीसीआर। इसी को बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, देखिएगा। सबसे पहला इसमें क्या होता है प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप में डीएनए का विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। 1 मिनट तक जो हम वांछित डीएनए प्राप्त किए हैं उसको 1 मिनट तक 98 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन क्षारों के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो टूट जाता है, जिसके कारण कि दोनों जो न्यूक्लियोटाइड है या दोनों कुंडलन है वो खुल जाते हैं, जिसके कारण कि दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, एनीलिंग ऑफ प्राइमर। अब जो है टेम्परेचर कम करते हैं। टेम्परेचर कम करने के कारण क्या होगा, ये फिर से आपस में जुड़ेगा और पुनः आकृतिकरण होने लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइडों का 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड करते हैं। 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड क्यों ऐड करते हैं, ताकि दोनों जो स्ट्रैंड है आपस में जुड़े ना। उसके बाद से इसलिए इसमें जो 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड हम मिलाते हैं, 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड हम जब मिलाते हैं उसको बोला जाता है प्राइमर। उसके बाद से थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, यानी कि अब हम ये जो प्राइमर है उसको जोड़ेंगे तो चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता पड़ेगी। और चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड कौन है, तो एक प्रकार का ये है P+S और उसके बाद से ये एडेनिन हो जाएगा, P+S और उसके बाद से ये गुआनिन हो जाएगा, P+S और उसके बाद से ये जो है थायमिन हो जाएगा, और P+S और ये जो है क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है और इसे हमें यहाँ पे जोड़ना है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो फास्फेट समूह और शुगर और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर के जो बने अणु होते हैं उसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इस न्यूक्लियोटाइड अणु को यहाँ पे जोड़ना है, किस पर, तो डीएनए स्ट्रैंड पर। जोड़ने के लिए हमें जो है यहाँ पे अधिक तापमान लेना पड़ा है। अधिक तापमान पर रहने वाले जीव की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम जो है इस तापमान पे जीवित नहीं रह सकते। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अत्यधिक उच्च तापमान पर जीवित रह सकते हैं, जैसे कि गर्म झरनों पर। उस बैक्टीरिया का जो श्रेणी है उसे नाम दिया जाता है थर्मोएसिडोफिल्स। और थर्मोएसिडोफिल श्रेणी का एक बैक्टीरिया यहाँ पे यूज किया जाता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इससे जो है एक प्रकार का एंजाइम प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज। और इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इन चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों को इस डीएनए खंड पर जोड़ सकते हैं। और उसी तरह से जोड़ा जाता है जिससे कि हमें 1 से 2 डीएनए प्राप्त होता है, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डबल की संख्या में इसकी वृद्धि होती है। अब ये एक चक्र में 2 बना, उसके बाद से 4, इस तरह से बहुत अधिक संख्या में डीएनए बनता है। और 1 से 2 मिनट का समय लगता है ये प्रोसेस होने में, मतलब कि 1 से 2 डीएनए बनने में। 20 चक्रों में जो है 1 मिलियन से अधिक डीएनए इस प्रोसेस के द्वारा, पीसीआर प्रोसेस के द्वारा तैयार किया जा सकता है। इसे जो है चेन क्यों कहा गया, क्योंकि यह चेन में होता है, एक श्रृंखला में होता है। ये नहीं है कि ये स्टार्ट किया गया फिर रुक जाएगा, स्टार्ट किया गया तो वो होता रहेगा। बहुत सारे डीएनए का निर्माण इससे किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये जो है पीसीआर प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम इसका नोट्स जो है आपको बोलेंगे, आप लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, पीसीआर विधि द्वारा लाभकारी जीन प्रवर्धन। पीसीआर विधि द्वारा लाभकारी जीन प्रवर्धन, इसमें लिखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर इन विट्रो बनाने की इस विधि की खोज कैरी मुलिस ने सन 1985 में की थी। किसने की थी? कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस
इसने किस सन में की थी? तो 1985 में। फिर आगे लिखिए, इसके लिए ताप स्थिर एंजाइम टैक डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज आवश्यक है और इसको थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। ये बैक्टीरिया गर्म झरनों तथा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं, अतः इनकी पॉलीमरेज एंजाइम उच्च ताप पर क्रियाशील होते हैं। इनके जो पॉलीमरेज एंजाइम है टैग डीएनए पॉलीमरेज अधिक ताप पर क्रियाशील होते हैं। फिर आगे लिखिए, वास्तव में टैग पॉलीमरेज एंजाइम की उच्चतम क्रिया दर 75 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है। इस पर लगभग 150 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड तक जोड़ सकती हैं। फिर आगे से लिखना है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया निम्नलिखित 3 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद, प्रथम पद, इसमें हेडिंग बनाना है निष्क्रियण यानी कि डीनेचुरेशन। इसमें लिखिए 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बने संश्लेषित प्राइमर की बड़ी मात्रा में पीसीआर मशीन में डालते हैं। उसमें उस जीन को डालते हैं जिसका प्रवर्धन करना होता है। इस मिश्रण को 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे जीन या डीएनए से 2 स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को निष्क्रियण कहते हैं। फिर हेडिंग बनाना है द्वितीय पद, प्राइमर का एनीलिंग। प्राइमर का एनीलिंग ऑफ प्राइमर, ये जो है पूरा इंग्लिश है, एनीलिंग ऑफ प्राइमर। इसमें लिखना है उपयुक्त मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। सामान्यतः ठंडा करने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पुनः युग्मित होकर डीएनए अणु बना लेते हैं, किंतु माध्यम में प्राइमर्स की अधिक मात्रा होने के कारण डीएनए के कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स अनुपूरक प्राइमर के साथ क्षार युगल बना लेते हैं। इस क्रिया को उपक्रामक या प्राइमर का एनीलिंग कहते हैं। उपक्रामक या प्राइमर का एनीलिंग कहते हैं। अब हेडिंग बनाइएगा स्टेप 3, तृतीय पद जो होगा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर यानी कि उपक्रामक का विस्तारण। इसमें लिखना उपयुक्त घोल में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा चारों प्रकार के डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ट्राइफॉस्फेट अणुओं को मिलाया जाता है। जीनोमिक डीएनए दोनों स्ट्रैंडों को टेम्पलेट की तरह उपयोग में लाकर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपक्रामक पर पूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। इस क्रिया को उपक्रामक का विस्तरण कहते हैं। फिर आगे लिखना है पीसीआर के प्रत्येक चक्र में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। 20 चक्र के अंत में 1 मिलियन से अधिक डीएनए अणु बन जाते हैं, अतः माध्यम में पर्याप्त मात्रा में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होता है। अब जो है हम बताएंगे थर्मस एक्वेटिकस के बारे में। बता दिए हैं थर्मस एक्वेटिकस क्या होता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इससे जो है एक ताप स्थिर एंजाइम यूज में लाया जाता है इस प्रोसेस में, जो है क्या टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। तो लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, और इसमें लिखिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को टैग पॉलीमरेज कहते हैं, क्योंकि इसे थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पूरा पीसीआर प्रोसेस समझा दिया है। आगे के टॉपिक जो है आगे के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार कहेंगे कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित वीडियो लेकर के आते रहते हैं, और क्लास 12 का बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस जो है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी क्रम में हम जो है 11वें लेसन के अंत तक पहुंच रहे हैं। तो आगे के जो लेसन होंगे उसे भी बहुत जल्द हम पूरा करा देंगे। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसे जो है अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें
जो है मोटिवेशन मिले और हम जो है इससे भी अच्छा वीडियो लेकर के आते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।